हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। देखिए, जैसे मैंने जो मैथ का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, उसी तरह मैं आज जो है सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपका एग्ज़ाम 20 तारीख को होने वाला है। ठीक है, तो उस पेपर को मैं आपको जो है 80 प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें से आपको सिर्फ 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव जितने प्रश्न हैं सबको मैं सॉल्व करवाऊंगा। और इसमें से 40 अगर प्रश्न हैं आपके लाना है, तो उसमें से 30 प्रश्न तो बिल्कुल आपके जो है एग्जाम से लड़ जाएंगे। और ये जो एक पेपर है, ये प्रथम और द्वितीय दोनों पाली के लिए है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग वीडियो के साथ बिना आपके समय गवाए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग मैथ का क्वेश्चन जो हम आपको ऑब्जेक्टिव दिए थे, उसी तरह जो है हम लोग आज सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव करेंगे। और ये भी क्वेश्चन डेफिनेटली जो है आएगा ही आएगा। तो आप वीडियो को देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए देखिए, 2026 यहाँ दिख रहा है ना, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 एनुअल, मतलब वार्षिक परीक्षा जो है आपका मॉडल क्वेश्चन है। यानी कि जो क्वेश्चन को जो है ना, हॉट क्वेश्चन, गैस क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन को गैस किया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है विनिर्माण, निर्माण कार्य, बिजली उत्पादन, इनमें सभी। तो इनमें सभी होगा। आपको याद रखिए, ऑप्शन में अगर आपको इनमें सभी दे दे तो इनमें सभी टिक कर दीजिएगा, अगर आपको इसका ऑप्शन नहीं पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा होगा इसमें प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रूनलैंड ब्रूनलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए, इसका जो होगा सतत विकास, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सतत विकास से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा है कि आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई। तो इसमें जो होगा इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि नागरिक जनता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो कृषि आधारित उद्योग जो है, चीनी उद्योग भी कृषि उद्योग पे ही आता है, सूती वस्त्र भी कृषि पे ही आता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी जो है कृषि पे ही आता है, यानी कि इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 6 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए, लिखा है प्रोकेन्स प्रोकेन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। तो देखिए, इसमें होगा उपभोक्ता व्यय और विनियोग व्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चे माल की कीमत को शामिल नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो जो है हमारा, देखिए यहाँ है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, चौथा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका वाणिज्य बैंक नहीं है। यहाँ से जो है लेन देन होता है, ग्राहक आते हैं लेते हैं, आते हैं लेते हैं पैसा, लेकिन जो है भारतीय रिजर्व बैंक ये वाणिज्य बैंक नहीं होता है। चलिए अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
आप दोस्तों वीडियो को अच्छे तरह से देखिएगा। जैसे एग्जाम का जो है आपका मैथ का पेपर गैस किया हुआ क्वेश्चन आया था, उसी तरह आपका सामाजिक विज्ञान का भी क्वेश्चन जो यहाँ पर गैस किया जा रहा है 40 क्वेश्चन फाइनली आएगा। चलिए, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 में इसका दायित्व प्राप्त हुआ है सरकार को। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो इसका होगा रेगनर नर्क्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में इसमें लिखा है कि इनमें से किस संस्था का पारिश्रमिक ब्याज है? तो जो है पूंजी का जो है पारिश्रमिक ब्याज होगा, भूमि का नहीं होगा, श्रम का भी नहीं होगा और उद्यमी का भी नहीं होगा, इसमें होगा पूंजी का। पूंजी इसमें ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो जो केंद्र का सहकारी बैंक होता है वो जिला स्तर पर काम करता है, ना ही ग्रामीण स्तर पर कार्य करता है और ना ही राज्य पे और ना ही राष्ट्रीय स्तर पे। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है राज्य और डी है राष्ट्रीय स्तर पे, तो इसमें भी काम नहीं करता, ये काम करता है जिला स्तर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 1995 ईस्वी में बना था, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो इसका होगा 30 दिन के अंदर जो है राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट होकर उपभोक्ता है 30 दिन के अंदर क्या कर सकता है? उच्चतम न्यायालय में जो है अपना अपील कर सकता है, यानी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, मेजनी का संबंध किस दल से था? तो मेजनी का संबंध यहाँ से सभी दलों से था, यानी कि कार्बोनारी दल से, यंग इटली के दल से और यंग यूरोप के दल से था। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 17 है लिखा है कालस्वाद आदेश किसने जारी किया? जी हाँ, कालस्वाद आदेश किसने जारी किया? इसका होगा मेटर नीरव। जी हाँ, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, मेटर नीरव। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी शासन पहली बार कहां अपनाया गया? तो साम्यवादी शासन पहली बार जो है दोस्तों रूस में अपनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, रूस की मार्च क्रांति के बाद वहां किसके नेतृत्व में सरकार बनी? तो देखिए रूस की मार्च क्रांति के बाद वहां केरेंस्की के नेतृत्व में जो है सरकार बनी थी। देखिए चेका कैसा संगठन था? तो चेका एक जो है ना गुप्त पुलिस संगठन था। जी हाँ दोस्तों, जो चेका है वो कैसा संगठन था? तो गुप्त पुलिस यहाँ संगठन था ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। आइए, लिखा है कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो प्रथम यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो जो बाओदाई सरकार था उसका जो है अमेरिका को उसका समर्थन प्राप्त था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतरराष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा जो है 23 तक का क्वेश्चन हो चुका है, अब चलते हैं 24 नंबर पे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है कि स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? तो ये जो है लाहौर अधिवेशन में जो है स्वराज का लक्ष्य जो है प्रस्तावित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? तो तीन कठिया व्यवस्था जो है आपका जो समाप्त यानी खत्म करने की सिफारिश चंपारण एग्रेरियन समिति ने किया था। चंपारण एग्रेरियन समिति ने जो है इसको
खत्म करने का सिफारिश किया था। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक हंटर समिति बना था और उसके जो है नियुक्ति की गई थी कि जलियांवाला बाग में दोषी कौन है आखिर। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक जो है हमारे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका उत्तर होगा ताशकंद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था। तो देखिए वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। लिखा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन जो है हमारा इंग्लैंड में हुआ था और जो है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। चलिए देखिए, लिखा है पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई। तो याद रखिएगा दोस्तों, पराजित तुर्की के साथ सेवर्स की संधि की गई। कौन सी संधि की गई, सेवर्स की संधि की गई। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो दोस्तों गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1968 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारी केंद्र की स्थापना किसने की। तो दोस्तों अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारी जो है केंद्र की स्थापना सिकंदर ने किया था। हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 34 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। मुद्रालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया। तो देखिए इसको जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है इसको जो है अनिवार्य किया था कि अगर आपको मुद्रालय स्थापित करना है तो आपको जो है एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 से देख चुके। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया। पहले समझिएगा कि मोतीलाल नेहरू जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। तो मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया। तो इन्होंने इंडिपेंडेंस समाचार पत्र का संपादन किया था। आगे बढ़ते हैं, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था। तो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे से प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मार्टिन लूथर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अनामलाई बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो अनामलाई बांध अभ्यारण्य जो है हमारा तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर तक हम प्रश्न कर चुके हैं। चलिए 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं। तो याद रखिए जीवाश्म जो होगा कोयला होगा, ग्रेफाइट में नहीं होगा, लोहा में भी नहीं होगा और अभ्रक में भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बाकी आप देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तांबा खनन में कौन सा स्थान संबंधित है। तो तांबा खनन से जो है खेतड़ी स्थान संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। लिखा है कि गोंडवाना कोयला किस
गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो सभी नदी घाटी इसमें जो जो ऑप्शन दिया है, दामोदर नदी घाटी में, सोन नदी घाटी में और गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 तक कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 45। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, स्किप नहीं कीजिएगा। और ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल का उदाहरण है? तो नगदी फसल का उदाहरण जो तुरंत उसको बेच दे, यानी कि गन्ना हो गया, रबर हो गया, मूंगफली हो गया, यानी इनमें से सभी होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई? तो भारत में पहली चीनी मिल जो है ब्रिटिश के द्वारा ही शुरू की गई थी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 की तरफ। इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? तो आकस्मिक प्रबंधन का घटक जो है स्थानीय प्रशासन होगा, स्थानीय लोग हो गए, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग और स्वयंसेवी संगठन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय जो है नर्मदा नदी पर जो है हमारा निर्मित है। तो इस तरह हम लोग 48 क्वेश्चन को क्या कर चुके हैं, 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे, यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो के साथ आप बने रहिए और आपको क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में तो मजा आ जाएगा आपको। चलिए आगे क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा जो है सांप्रदायिक दंगे जो है, इसमें मानव कौन सा आपदा खुद से कर सकता है? तो सांप्रदायिक दंगा जो है मनुष्य करा सकता है। भूस्खलन मनुष्य के बस की बात नहीं है, बाढ़ मनुष्य के बस की बात नहीं है, सुनामी मनुष्य के बस की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप जो है संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। आयताकार की जो भूकंप घर बनेंगे उसमें भूकंप जो है कम उसको क्षति पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हैं, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है हमारा गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 52 और क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, हम लोग 50 तक कर चुके हैं। भारतीय डाक विभाग की स्थापना, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, भारत में ग्रेड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई है? तो जो है इसका 2320 यानी 2320 की भी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो बिजली उत्पादन में जो है तापीय विद्युत की जो हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराने जलोढ़ को जो है बांगर नाम से जाना जाता है। कौन से नाम जाना जाता है? तो बांगर नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। हमारा 55 तक हो गया था, और आप अगर वीडियो के साथ बने रहते हैं तो आपके सब्जेक्ट भी प्रश्न हम आपको दिखा देंगे कौन कौन से सब्जेक्ट के प्रश्न आ रहे हैं, ताकि एक दो भी आए तो आप कर सके। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना जो है आपका खेतड़ी में स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ था? खेतड़ी में। आगे बढ़ते हैं, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो काजू की खेती के हमारे लेटराइट तरह की मिट्टी जो रहती है वो बहुत ही अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। लिखा है कि प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? ये जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि झारखंड में स्थित है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 59 की तरफ। लिखा है 59 नंबर क्वेश्चन कि भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा बुदन की पहाड़ी से। कहां से? और बाबा बुदन की पहाड़ी से। चलिए क्वेश्चन हम लोग 60 पे पहुंच रहे हैं। लिखिएगा, इसमें लिखा है कि इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? तो इसमें हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि तीव्र वर्षा, वनों की कटाई और खनन गतिविधियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। लिखा है कि मोनोजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? तो मोनोजाइट जो है केरल में पाया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं,
भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? तो इसका हो जाएगा मैदान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग 62 तक के प्रश्न को कर लिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हमारा 63 नंबर प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका होगा आर्सेनिक। क्या होगा? आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील जो आपका बेगूसराय में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में पाया जाता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम लोग चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। लिखा है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो लोह को जो है उद्योगों की जननी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो हमारा है हाजीपुर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। लिखा है बिहार में किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो बिहार में जो है रोहतास जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। आगे बढ़ते हैं, पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? तो पंचायत समिति का कार्यकाल दोस्तों 5 साल होता है। कितने साल होता है? 5 साल होते हैं। तो इसी तरह हम लोग पहुंच चुके हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग चल रहे हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए और इसको शेयर कीजिएगा, बिल्कुल शेयर कीजिएगा, आपके साथ आपके दोस्तों का भी फायदा हो सकता है। ठीक है, तो हम चलिए बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। लिखा है कि नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 74वें। आगे, समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर क्या करते हैं? कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 72 यानी 72 पे। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो ग्राम पंचायत में जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, इन सभी के लिए, जनरल के कोई भी स्थान जो आरक्षित नहीं होता है सामान्य वर्ग के लिए, तो इसमें होगा इनमें से सभी। ठीक है, तो ये हो गया 72 नंबर क्वेश्चन। अब लोग चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय शासित प्रदेश है? तो जो जम्मू कश्मीर था यहाँ पे, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो मैंने आपको बताया है क्या होगा इसका, जम्मू कश्मीर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये राज्य है, ये भी राज्य है, ये राज्य है, तो ये जो है केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान याद रखिएगा, हम लोग क्या मार देते हैं पंचायत सचिव, लेकिन ये प्रधान नहीं होता है, जो होता है प्रमुख जो होगा उसका पंचायत सचिव का क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी जो है 2005 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है कि कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? तो अगर जिला परिषद अगर आपके किस क्षेत्र को बनाना है तो कम से कम जो वहां जनसंख्या होने चाहिए, कितने होने चाहिए? 50,000। कितना? 50,000। 50,000 जो है वहां की जनसंख्या होगी तो उसको जो है जिला परिषद घोषित किया जाएगा, अन्यथा नहीं जिला परिषद घोषित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 77 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि नगर निगम का कार्यपाल पदाधिकारी कौन होता है? जिसका होता है नगर आयुक्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। तुम्हारा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो होगा लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बंबई राज्य का निर्माण, बंबई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? तो बंबई राज्य का विभाजन कर जो है गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का जो है गठन किया गया था। तो हम लोग दोस्तों पहुंच चुके हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं आगे 79 नंबर क्वेश्चन तक हम जो है आपको करवा चुके हैं। अब जो है हम लोग बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। जी हाँ, तो यह है यूटोपियन राज्य संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूटोपियन राज्य संघ का मुख्यालय जो है आपका
ब्रसल्स है। तो दोस्तों ये जो होते हैं टोटल जो है 80 नंबर के इसमें जो है पेपर आता है, जिसमें आपको 40 नंबर देना होता है, और जो है हम आपको 80 नंबर तक के क्वेश्चन को करवा चुके हैं सारा। इसलिए 80 नंबर में 40 नंबर देना होता है क्योंकि 20 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल होता है, क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो हम लोग जो है 40 नंबर तक आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होगा। तो आइए, जिस तरह हम लोग ने ऑब्जेक्टिव देखा उस तरह हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि आदि औद्योगिकरण से क्या अभिप्राय है, तो इसको आप कर लीजिएगा घर पे। लिखा है कि बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस क्यों लिया गया, इसको भी घर पे कर लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए आप। लिखा है यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद में क्या अंतर है, इसको भी घर पे कर लीजिएगा, क्वेश्चन बस आप देख लीजिए। लिखा है कि बोल्शेविक क्रांति में मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा, तो बोल्शेविक क्रांति जो था उसमें मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा, इसको जो आप घर पे देख। लिखा है यहाँ पे किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर दे, यानी कि 6 प्रश्न होंगे ये, इसमें से आपको 3 प्रश्न के ऊपर उत्तर देना है। हम लोग 5वां प्रश्न पे चलते। देखिए 5वां प्रश्न हमारा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के 2 प्रावधान बताएं, तो इसको अब जो है आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद क्यों बुलाई गई और इसका क्या परिणाम हुआ, इसमें से 6 में से 3 प्रश्न जो आपको आएंगे उसको करना है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे। देखिए ये जो है इसमें से 7 या 8 में से सिर्फ हमको दो में से एक प्रश्न करना है, यानी कि दक्षिण वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या कदम उठाए, ये क्वेश्चन को आप कर लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन को, या फिर 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर लिखा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा एवं गति प्रदान की, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, यानी 7-8 में से जो आपको समझ में आए उसको आप कर लीजिएगा घर पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह जो है आप जो है दीर्घ उत्तरीय पे भी पहुंच चुके हैं, ठीक है। हम लोग लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लैंगिक विभेदन से आप क्या समझते हैं। इसमें दोस्तों जो है किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर हैं, 4 प्रश्न इसमें से 2 प्रश्न को उत्तर देना है। लैंगिक विभेदन से आप क्या समझते हैं, जो आएगा आपको लिख देना है। सांप्रदायिकता किस प्रकार लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसको भी आप लिख दीजिएगा। ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बताइए, इसमें से जो आपको आएगा लोकतंत्र की विशेषताएं आप जो है लिख सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है 13 नंबर कि जन संघर्ष लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करते हैं, वर्णन करें, ठीक है। इसमें जो है किन्हीं एक प्रश्न के उत्तर देना है दोनों में से, तो आप किन्हीं एक प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं और बहुत आराम से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता एवं महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए, तो इसमें जो है 14 नंबर या 13 नंबर किसी एक को आपको करना होगा, आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है, इसमें से किन्हीं 2 प्रश्न को आपको उत्तर देना है, तो चलिए बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक के संकेतों को का उल्लेख करें। अगला क्वेश्चन है उदारीकरण को परिभाषित करें, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का क्या उद्देश्य था। यह हमको लग रहा है कि बहुत VVI क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में देता है, मतलब हर एक बार मैट्रिक एग्जाम में देता है, तो आप इसको बिल्कुल देख लीजिएगा। उपभोक्त एवं पूंजीगत वस्तुओं के अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। यह 18 नंबर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक लेते हैं। यहाँ देखिए 19-20 में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें, या आर्थिक विकास के माप के किन्हीं 4 सूचकांक का वर्णन करें। दोनों में से आपको जो आएगा उसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। घर पे इसका तैयारी कर लीजिएगा और इसका उत्तर आप दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, इसके उत्पादक क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। आगे 22 नंबर क्वेश्चन विशेष आर्थिक क्षेत्र का क्या उद्देश्य है। 23 नंबर क्वेश्चन सड़क परिवहन के महत्व का उल्लेख कीजिए। रेगुर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन
बॉक्साइड की क्या उपयोगिता है। 26 नंबर क्वेश्चन, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये जो है आपका, इसमें से 3 ही प्रश्न का उत्तर को आपको देना है, किन्हीं 3 ही प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। आपको तो पेपर सॉल्व करने में मजा आ जाएगा। देखिए, भारत के 4 उत्पादक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। सतत 28 नंबर क्वेश्चन, सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे, वाटर शेड प्रबंध क्या है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका होती है। 30 नंबर क्वेश्चन, भूस्खलन से आप क्या समझते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपायों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, इसमें से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देना, हमको लगता है कि ये आप आपदा वाला और ये वाला तो बिना पढ़े ही दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ, वीडियो के साथ आप जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी ये जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ वो भी जो एक दिन भी नहीं पढ़े होंगे वो भी पास हो सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।